चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। इसरो का भी शायद यही इरादा है, तभी तो अपने खुशियों के जश्न को ना मनाते हुए फिर से तैयारी कर दी है दूसरे मुकाम को हासिल करने की। दुनिया भर में अब तक चंद्रयान 3 की लॉन्च की बातें और बधाइयां चल ही रही थी, और वहीं इसरो ने अपना दूसरा प्राइड मिशन लॉन्च कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर 2023 को इसरो का नया मिशन आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये मिशन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बड़े तारे को तोड़ने का है। मतलब अब इंडिया जाएगा सूरज पे। वैसे तो ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला है, लगभग 125 दिन लगेंगे, मतलब 4 महीने सूरज तक पहुंचने में। लेकिन आदित्य L1 सूरज पर लैंड कैसे करेगा, जल गया तो, और वो स्टडी क्या करेगा, ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये मिशन बाकी के स्पेस मिशन से काफी अलग है दोस्तों, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में सारे डिटेल्स समझाऊंगा, ताकि अगर आपसे कोई बच्चा भी इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे तो उसका आप आसानी से जवाब दे पाए। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट और हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का एक शानदार मोटिवेशनल कोट है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अब इंडिया का टाइम है शाइन करने का, लेकिन डरिए मत, हमारा आदित्य L1 जलेगा नहीं, क्योंकि वो सूरज तक जाएगा ही नहीं और ना ही वहाँ पे कहीं लैंड करेगा। तो फिर ये वाला मिशन पूरा कैसे होगा? इसके नाम में ही पूरा आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। आदित्य L1 सूरज पे लैंड नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता। एक तो सूरज प्लाज्मा और गैसेस से भरा हुआ है, दूसरा रीजन चांद की तरह सूरज पर कोई सरफेस नहीं है, इसलिए आदित्य L1 दूर से ही सूरज को स्टडी करेगा। बेटर टू से वो पृथ्वी के करीब रह के ही सूरज का डेटा कलेक्ट करेगा। और भी सीधी तरीके से बताऊं तो ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होने के बाद धरती से बस 15 लाख किलोमीटर दूर जाके लैग रेंज पॉइंट 1 पे एक हैलो ऑर्बिट में घूमेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लैग रेंज पॉइंट क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ याद है? ये फॉर्मूला अर्थ के ग्रेविटी में ही नहीं बल्कि स्पेस में भी लागू है। जैसे सूरज की ग्रेविटी से अर्थ इफेक्ट होता है, वैसे ही अर्थ की ग्रेविटी से सूरज भी इफेक्ट होता है, और इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक पॉइंट पे आकर एक दूसरे की पावर को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसे ही लैग रेंज पॉइंट कहा जाता है। ऐसे टोटल 5 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो इन 5 पॉइंट्स को, L1, L2, L3, L4 और L5। आखिर इन लैग रेंज पॉइंट की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 में ही है। ये L पॉइंट बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म मिशन को रन करने में ये L पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि L पॉइंट पर अगर कोई स्पेस क्राफ्ट हम भेजते हैं तो वो अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट करेगा। इससे एक बड़ी सुविधा ये होती है कि स्टेबिलिटी मिलती है बिना कोई एफर्ट करे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर USP की बात करें तो वो है कम से कम बजट में स्पेस मिशन को पूरा करना। और इस L पॉइंट में ये स्पेस क्राफ्ट या फिर इस स्पेस ऑब्जर्वेटरी को भेजने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ही कम फ्यूल में वो उस ऑर्बिट में घूमकर अर्थ और सन को स्टडी करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है आदित्य L1। इसे L1 पॉइंट पे भेजा गया है डेटा कलेक्ट करने के लिए। वहां पहुंच के 5 सालों तक आदित्य L1 अपनी रिसर्च को जारी रखेगा। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि आखिर L1 को ही क्यों चुना इसरो ने अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए? क्योंकि इस वाले पॉइंट से सूरज और पृथ्वी दोनों का 24/7 व्यू मिलता है। ये कभी भी एक दूसरे के शैडो में नहीं आएंगे। इससे इस मिशन को पूरा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कि सोलर एक्टिविटीज को भी अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है पोजीशन से। अब इस मिशन को डीपली जानने के लिए सबसे पहले हमें सूरज के बारे में थोड़े बहुत डिटेल्स में जाना पड़ेगा। वैसे तो सूरज हमारे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन बहुत मिस्टीरियस भी है। अगर हम सन के डायमीटर की बात करें तो वो करीबन 109 गुना ज्यादा बड़ा है धरती के हिसाब से। सहज भाषा में कहें तो 1.3 मिलियन अर्थ्स आ जाएंगे एक सूरज में। बचपन में ही हम सब ने पढ़ा है कि धरती के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, लाइक इनर, आउटर, कोर, मेंटल, क्रस्ट एटसेट्रा। ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। सन के अंदर भी एक कोर है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं। इसी कोर पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी एनर्जी से ही सनलाइट्स पैदा होती हैं और गर्मी निकलती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसके बाहर है रेडिएटिव जोन। सन का 70% रेडिएटिव इसी जोन से बनता है। इसके बाद आती है कन्वेक्टिव जोन। इसके बाद है सूरज का सरफेस जिसे कहते हैं फोटोस्फेयर। वैसे
तो इसे हम सरफेस कहते हैं, लेकिन सन का कोई सरफेस होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा से बना होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे इस लोएस्ट सरफेस मतलब फोटोस्फेयर पे आके सूरज का तापमान काफी हद तक ठंडा हो जाता है। 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हीट। ये आम बात है, जितना आप सोर्स फायर से या फिर हीट से दूर जाओगे उतना तापमान घटने लगेगा, लेकिन सन के साथ ऐसा नहीं होता है। इस लेयर पर तापमान घट के 5500 होता है और उसके बाद के लेयर मतलब क्रोमोस्फेयर पे आते ही टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 20000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर एक पतली सी लेयर है ट्रांजिशन रीजन, और इसके बाद सन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर और मिस्टीरियस लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। ना, इस कोरोना से उस कोविड का कोई लेना देना नहीं, तो कंफ्यूज मत होइए। सन के इस कोरोना के लेयर में बहुत ही गर्म प्लाज्मा मौजूद है। 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हीट रहता है यहाँ पे। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि सन का कोर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, जो कि नेचुरल है। फिर सन का सरफेस ठंडा हो जाता है क्योंकि वो कोर से दूर है, ये भी नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब फिर से आउटर मोस्ट लेयर कोरोना पे आते हैं तो वो बाहर का लेयर होके भी इतना गर्म कैसे हो सकता है। इसलिए कहा मैंने कि ये एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए भी, जिसका पक्का कोई आंसर नहीं है। इस राज को जानने के लिए सूरज को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में आदित्य L1 इससे जुड़े कुछ नए थ्योरीज लाएगा। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो क्या हमें ये सारी लेयर्स नजर आती हैं? हाँ, कुछ लेयर्स हम देख सकते हैं धरती से। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो हम सबको हमेशा फोटोस्फेयर ही नजर आती है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो एक रेडिश ग्लो नजर आता है एक्लिप्स के पास। वो क्रोमोस्फेयर की लेयर होती है, और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब वो लेयर भी छुप जाती है और एक चमक नजर आती है, वो होती है कोरोना लेयर। अब बात करते हैं आदित्य L1 का मिशन आखिर है क्या। आदित्य L1 का मिशन है सूरज के ऊपर के 3 लेयर्स फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना को स्टडी करना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सूरज से लाखों किलोमीटर दूर ये रिसर्च कैसे पॉसिबल होगा। जब इसरो है तो सब मुमकिन है, लेकिन इसको डिटेल में बताने से पहले हमें ये जानना होगा कि सूरज से क्या निकलता है। लाइट और हीट तो हम सब जानते हैं, इसके अलावा भी सूरज से हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। लाइट के साथ साथ यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज भी आती हैं धरती की ओर। इन सब में जितने भी हानिकारक रेडिएशंस हैं लाइक यूवी, गामा, एक्स रेज, उन सब को हमारी धरती एब्जॉर्ब कर लेती है, प्रोटेक्ट करती है हमें। सूरज से लाइट के साथ साथ जितने भी पावर आते हैं उसका बस 30% ही अर्थ एब्जॉर्ब करती है और 70% रिफ्लेक्ट करके स्पेस में भेज देती है। लेकिन इसके अलावा भी सूरज से निकलती है सोलर विंड। इसको हम सौर तूफान भी कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा वेव है चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। और यही सोलर विंड जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तब हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा निकलती है CME, कोरोनल मास इजेक्शन, और सोलर फ्लेयर्स, जो कि लाइट और एनर्जी का इंटेंस फ्लैशेस होता है। और इन सारी चीजों को अच्छे से स्टडी करने के लिए, मेजर करने के लिए आदित्य L1 को 7 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डिजाइन किया गया है, जिन्हें आप 7 पेलोड्स भी कह सकते हैं। नंबर 1, विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शंस को ऑब्जर्व करेगा। नंबर 2, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के इमेजेस लेगा। नंबर 3, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEX। नंबर 4, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रेज स्पेक्ट्रोमीटर। नंबर 5, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स। नंबर 6, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। नंबर 7, मैग्नेटोमीटर मैग। ये मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेगा। इन 7 पेलोड्स में से 4 डायरेक्टली सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी के 3 उस L1 पॉइंट के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड और बाकी नेसेसरी डिटेल्स की मेजरमेंट लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि अर्थ का अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड है, जिससे टकराकर बहुत सारे हानिकारक सन रेज वापस चले जाते हैं, जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन सूरज को जानने के लिए, स्पेस वेदर को अच्छे से स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सूरज को और हमारे स्पेस को और भी अच्छे से जानने के लिए हमें अर्थ के इस प्रोटेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। सूरज को एकदम डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, उसके सारे अच्छे और बुरे रेज के साथ। तभी जाकर ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा और आने वाले जनरेशंस के लिए
और भी कुछ नए और अमेजिंग फैक्ट्स ला पाएंगे इस मिशन के थ्रू। इसरो को बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। अगर आप भी खुश हो इस सक्सेस से तो एक लाइक जरूर देना और नीचे कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस इसरो लिखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।